नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। विधानसभा क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 निवासी भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं मंडल प्रभारी शोभा जोशी ने अपने सैकड़ों लोगों के साथ भाजपा से इस्तीफा देकर लालकुआं विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान को समर्थन दिया। बताते चले कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे लालकुआं विधानसभा के समीकरण भी बिगड़ते जा रहे हैं। जहाँ कांग्रेस भाजपा को झटके पे झटका दे रही है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी कांग्रेस भाजपा को झटके देने में काफी आगे है। जी हाँ, आपको बता दें कि विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार चौहान ने भाजपा को एक और बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के माहौल को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि यह अपार जन समर्थन मिल रहा है कि यह बदलाव का चुनाव है। पहले चरण के चुनाव में ही बीजेपी का सफाया हो गया, दूसरे चरण में भी बीजेपी को हार ही हार देखने को मिलेगी। अखिलेश ने आजम खान के मुद्दे पर कहा है कि रामपुर की सारी सीटें सपा जीतेगी। पूर्व सीएम ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार हो रहा है। आजम खान पर मुकदमों को लेकर अखिलेश ने कहा है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कॉलेज परिसर और परीक्षाओं में हिजाब पहनने की मुस्लिम छात्रों की मांग को लेकर जारी तनाव के बीच कर्नाटक के 3 शहरों में अर्धसैनिक बलों और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने उडुपी, चित्रदुर्ग और डोडाबल्लापुरा में यह मार्च किया। कर्नाटक पुलिस ने यह कदम युवक पर हमले के बाद उठाया। सूत्रों ने कहा है कि कर्नाटक के दावणगेरे की एक घटना को यहां तनाव बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मुस्लिम पुरुषों के एक समूह ने एक हिंदू व्यक्ति की पिटाई कर दी थी। पुलिस ने कहा है कि हमले में घायल हुए दिलीप मालागिमालो को अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 2019 में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कथित तौर पर आंदोलन कर रहे लोगों को वसूली के नोटिस भेजे जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार को आड़े हाथ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्रवाई वापस लेने के लिए सरकार को आखिरी अवसर दिया और कहा है कि अन्यथा कानून का उल्लंघन करने वाले इस कार्रवाई को निरस्त कर देगा। शीर्ष अदालत ने कहा है कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के खिलाफ है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई के लिए खुद ही शिकायतकर्ता, न्यायकर्ता और अभियोजक की तरह काम किया है। पीठ ने कहा है कि कार्रवाई वापस ले या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वन ओशन समिट को संबोधित किया। वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं महासागर के लिए इस महत्वपूर्ण पहल के लिए राष्ट्रपति मैक्रो को बधाई देता हूं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्र से प्लास्टिक और कचरे को साफ करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया गया, जिसमें युवाओं ने 13 टन प्लास्टिक कचरा एकत्र किया है। इस सम्मेलन में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिणी कोरिया, जापान और कनाडा सहित अन्य राष्ट्रीय शहरों को सरकार संबोधित कर रही है। समिट का आयोजन फ्रांस 9-11 फरवरी तक संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक के सहयोग के कर रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण समर्थन की दिशा से ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। पिछले साल पश्चिम बंगाल चुनाव में सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को प्रशांत किशोर की पूरी मदद मिली थी। किशोर की कंपनी आईपैक ने भी चुनावी रणनीति बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन अब आईपैक और टीएमसी के बीच दूरियां बढ़ने लगी है। ताजा मामला ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को लेकर है, जिन्होंने दावा किया है कि उनके अकाउंट से 1 मैन 1 पोस्ट को लेकर कुछ पोस्ट शेयर की गई है। इस बारे में उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई है। जी हाँ, बता दें कि टीएमसी ने पिछले साल जून में 1 मैन 1 पोस्ट पहल को शुरू किया था। अब आईपैक कंपनी ने भी इस अपनी स्वीकृति दे दी थी और इसे युवा कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन किया। तब सीएम ममता बनर्जी ने भी इसकी पैरवी की थी, लेकिन फिर जब कोलकाता निकाय चुनाव के लिए फिरहाद हकीम को टिकट दिया गया तो ममता बनर्जी ने इसका समर्थन किया। ऐसे में पार्टी के अंदर ही 1 मैन 1 पोस्ट के दावों को लेकर सवाल खड़े हो गए, लेकिन अब इस पहल ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही है। तीसरी कोरोना लहर की शुरुआत के बाद शुक्रवार को पहली बार दिल्ली में एक दिन में 1000 से कम कोरोना मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 977 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण दर 1.73% हो गई है। हालांकि अब भी सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 48,012 हो गई है। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना से मौत हो गई कुल आंकड़े 26,047 हो गया है।
गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के बड़े बेटे उत्पल पार्रिकर ने कहा है कि राज्य में उनके पक्ष में मौन लहर है। उन्होंने कहा है कि 2019 में उनके पिता की मृत्यु के बाद वो पसंदीदा उम्मीदवार थे, लेकिन स्थानीय राजनीति के कारण भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। वह पणजी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। भाजपा के पणजी के अलावा उन्हें अन्य 3 स्थान से टिकट की पेशकश करने के सवाल पर उत्पल पार्रिकर ने कहा है कि लड़ाई कभी सीट के विकल्प के लिए नहीं थी। पार्रिकर अब पणजी से भाजपा के मौजूदा विधायक अन्य और मोनी श्रेष्ठों के खिलाफ निर्दलीय विधानसभा के उम्मीदवार के मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद किरीट सोमैया को सम्मानित किए जाने के बाद कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने पुणे नगर निगम की सीढ़ियों को गौमूत्र से धोया है। बता दें कि भाजपा के पूर्व सांसद ने कुछ दिनों पहले पुणे नगर निगम का दौरा किया था और संजय राउत ने खिलाफ एक कथित घोटाले को लेकर यहां नगर आयुक्त से मुलाकात की थी। इसके बाद वहां उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी और वो नगर निगम की सीढ़ियों पर गिर गए थे। यहीं पर भाजपा ने उनका सम्मान किया, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता ने सीढ़ियों को गौमूत्र से धोया है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में सभी की निगाहें सपा के गढ़ रामपुर पर टिकी हुई है। नवाबों के इस शहर में सियासी जंग 2 राजघरानों के बीच होने जा रही है। पूर्व मंत्री आजम खान और नवाब परिवार के बीच होने वाला मुकाबला अंतिम दिनों में बहुत दिलचस्प हो गया है। रामपुर शहर सीट पर मोहम्मद आजम खान और रामपुर के नवाब काजिम अली उर्फ नवेद मियां के बीच चुनावी लड़ाई है। वहीं जिले के सवार टांडा सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और नवाब काजिम के बेटे हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार ने शुक्रवार को दावा किया है कि शिवसेना सांसद संजय राउत महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अलग थलग पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि राउत को ना तो अपनी पार्टी के अंदर और ना ही एमवीए गठबंधन की ओर से कोई समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री शेलार ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एमवीए का कोई भी नेता उनकी मदद करने नहीं जा रहा। यही कारण होगा कि राउत कुछ मामलों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ शुरू किए जाने के बाद शोर मचाया था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा के साथ मुंबई निकाय चुनाव लड़ेगी। अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उन्होंने बीएमसी के चुनाव में बीजेपी और आरपीआई की 120 से 125 सीटें जीतने का दावा किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 15 से 20% दलित वोट बीजेपी को ट्रांसफर करने का प्रयास करेगी। राजधानी जयपुर के दिल्ली रोड कुक्स स्थित दुर्गा माता मंदिर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर के मुताबिक नाथ संस्कृति सेवा संस्थान की ओर से कोरोना महामारी में बेसहारा हुई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आमेर में जयमार गढ़ में क्षेत्र कोरोना महामारी से विधवा हुई महिलाओं को लघु उद्योग से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना प्रहार जारी रखते हुए शुक्रवार को कहा है कि यदि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार राज्य के विकास में सहयोग करने में नाकाम रहती है तो मोदी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। जनगांव जिले की यशवंतपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो वह दिल्ली का किला फतह करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाने को लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि आप हमें राष्ट्रीय परियोजना नहीं दीजिए, आप हमें मेडिकल कॉलेज नहीं दीजिए, यदि आप हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सत्ता से बाहर कर देंगे और हमारी मदद करने वाली सरकार लाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन आगरा की ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार ने ईवीएम मशीन की सीलिंग पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सीलिंग के दौरान ना प्रत्याशी और ना ही उनका प्रतिनिधि के हस्ताक्षर लिए गए हैं, जबकि रात 11:30 बजे तक प्रत्याशी का पोलिंग एजेंट स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ा रहा था। इस संबंध में कांग्रेस के प्रत्याशी ने चीफ सेक्रेटरी को लेकर चुनाव आयोग तक शिकायत की है। इसका विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर भी बैठ गए। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चर्चित चारा घोटाला से जुड़े 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिए गए लालू यादव सजा की आधी अवधि जेल में काट लेने के बाद मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर है। लालू यादव को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। चारा घोटाले से संबंधित डुरांडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में 15 फरवरी को फैसला आना है। यूपी विधानसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान 10 फरवरी को पूरा हो चुका है। सपा और रालोद के गठबंधन ने वेस्ट यूपी की इन 58 सीटों पर बीजेपी को पिछली बार की कामयाबी दोहराने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी। मतदान के अगले दिन ही अखिलेश यादव ने पहले दौरे में गठबंधन की बढ़त का दावा करते हुए बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले चरण से ही बीजेपी का सफाया होना शुरू हो चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी की गर्मी निकल गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में
में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए